अभी हम पार्टीशन एंड सेपरेशन ऑफ पोजेशन एंड सेपरेशन ऑफ पोजेशन का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। ये एक प्लीडिंग का टॉपिक है। प्लीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ इसमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। प्लेंट होता है वो चीज़ जिसको प्लेंटिव कोर्ट में जाके जमा कराता है। क्यों? अगर आपका किसी ने नुकसान किया है तो आप कोर्ट में जाके जो चीज़ जमा करा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? प्लेंट कहेंगे। और आप क्या हुए? प्लेंटिव हुए। और जिस इंसान के ख़िलाफ़ आपने वो प्लेंट जमा कराई है वो डिफेंडेंट होगा और वो अपने हक़ में एक आंसर जमा कराएगा, उसको कहेंगे रिटन स्टेटमेंट। ठीक है। और दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगी। लाइक जिस सीक्वेंस में प्लेंट बनेगी उसी सीक्वेंस में रिटन स्टेटमेंट बनेगी। लाइक उसी नंबरिंग पे, लाइक जितने पॉइंट्स प्लेंट में लिखे जाएंगे, 8 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट्स को सेम टू सेम नंबर के साथ रिटन स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। तो अभी हम इस प्लीडिंग को शुरू करने लगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इस प्लेंट को इंग्लिश में लिखा है। कई सारे बच्चे कहेंगे कि आपने उर्दू में पढ़ाना चाहिए ऑल दैट। ज़ाहिर बात है मेरे कुछ प्लेंट्स इंग्लिश में हैं, कुछ उर्दू में। तो जो मुझे आसान इंग्लिश में लगी मैंने उनको इंग्लिश में लिख दिए, जो मुझे उर्दू में आसान लग रही थी मैंने उनको उर्दू में लिख दिया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह अटैम्प्ट करना चाहते हो। मैंने इसलिए इसको इस पैटर्न में लिखा कि मैंने एक को इंग्लिश में लिख दिया, एक को उर्दू में लिख दिया। ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ को चाहो इंग्लिश में करो, जिस चीज़ को चाहो उर्दू में कर लो। ठीक है। हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देखें हम पढ़ने लगेंगे सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेशन ऑफ पोजेशन। ये मैंने वेडनेसडे जुलाई 31, 2024 को लिखा था। प्लेंट की आपने हेडिंग दे देनी है सेंटर में, फिर उसकी यहाँ से आपने शुरू करना है इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ठीक है। आप यहाँ पे चिन्योट भी लिख सकते हो, यहाँ पे टेक्सला लिख सकते हो, यहाँ पे फैसलाबाद, जहाँ पे आप बिलोंग करते हो उस जगह का नाम भी दे सकते हो। यहाँ आप लाहौर भी लिख सकते हो। ठीक है। और आपने जो स्टार्टिंग में जो डार्क हुआ नहीं, आपने बोल्ड मार्कर से लिखना है। जो भी आपके पास ब्लू मार्कर मौजूद है उससे आपने लिखना। और जितना आप याद रखिएगा जितनी भी प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है वो आप ब्लू पेन से ही लिखिएगा, ब्लैक को अप्लाई ना करें, क्योंकि कई दफ़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं ब्लैक कहाँ पे अप्लाई करूँ। तो ब्लैक ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। आप कोशिश करें बोल्ड जहाँ चीज़ हो वहाँ पे मार्कर यूज़ करें ब्लू वाला, और अंदर की चीज़ें सारी आप ब्लू पेन से यूज़ कर लें। और जहाँ जहाँ मार्कर यूज़ होगा वहाँ मार्कर यूज़ कर लें ब्लू वाला, सब ब्लू में रखिएगा ताकि आपका पैटर्न काफ़ी खूबसूरत लगे। मैं आपको ब्लू में एक पैटर्न मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख लें, जिसमें मैंने प्लीडिंग की पैटर्न को ब्लू कलर में किस तरह से पेन यूज़ करके आप पेपर में लिख सकते हो, उन पेन्स को भी मैंने उसमें यूज़ किया हुआ है और आपको दिखाई हुई है वीडियो कि कौन से पेन आप यूज़ कर सकते हैं, किन पेनों को यूज़ करने से आपकी राइटिंग अच्छी आएगी, वो सारा मैंने उसमें डाला हुआ है। अब इसको स्टार्ट करने लगे। देखिए स्टार्टिंग पे मैंने 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है, रुखसाना बीबी एंड शबाना बीबी। ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं और ये दोनों क्या हैं? प्लेंटिव्स हैं। ठीक है। याद रखिएगा अगर प्लेंटिव्स होंगे तो उनको उर्दू में मुद्दईयान कहेंगे, और अगर डिफेंडेंट ज़्यादा होंगे तो मुद्दा अलैहान। तो जो भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ा था वही चीज़ों को ही आपने इसमें यूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करना नहीं पसंद करें, अगर आप उर्दू में अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उर्दू में जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इस जगह पे मुद्दईयान लिखना पड़ेगा इनके एंड पे। ठीक है। और अगर डिफेंडेंट का आप रेफरेंस दे रहे हो तो उसके एंड पे मुद्दई-अलैहाम लिखना होगा। मुद्दई-अलैहाम और हान यान क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये प्लूरल्स के लिए यूज़ होता है। अगर सिंगल प्लेंटिव है तो उसको मुद्दई होगा, अगर फीमेल है तो मुद्दईया होगा, अगर मेल है तो मुद्दई-अलैह होगा, और फीमेल डिफेंडेंट है तो मुद्दई-अलैहा। तो इस तरह से डिफरेंसेस आपको याद रख के ही प्लेंट को उर्दू में शुरू करना है। अगर इंग्लिश में पता है ज़्यादा इजी होता है करना, क्योंकि उसमें आपको बस प्लेंटिव्स के साथ एस लगा दिया, इतना मुश्किल नहीं होता। बट जब आप उर्दू अटैम्प्ट करते हो तो नून गुन्ना भी आएगा उसमें, आपको ये याद रखना होगा किस में हे डालना है, किस में दूसरा वाला हे डालना है। तो वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिफरेंसेस का नहीं पता। ठीक है। भले ही आप जितना मर्जी माहिर हो उर्दू में, अगर आपने ज़िंदगी में कभी ड्राफ्टिंग नहीं की तो आपको उर्दू मुश्किल लगेगी। तो इसलिए आप जब भी ड्राफ्टिंग शुरू करें तो आप कोशिश करें मेरी उन वीडियोज़ को लाजमी देखें जिनमें मैंने उन सारे वर्डिंग्स को हाईलाइट किया है कि आपको ड्राफ्टिंग किस तरह से शुरू करनी है, किन किन वर्ड्स को याद रखना है। वो उसके बारे में मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे वर्ड्स को एक शॉर्ट करके लिखा और उन सारे वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन आउट किया है कि मोरखा किसको कहते हैं, डेट्स के लिए यूज़ होता है, मस में इसलिए यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है। वो आपको जब तक वीडियो नहीं आएगी आपके लिए उर्दू में अटैम्प्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, साथ साथ मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के अंदर भी आपको वो सारी चीज़ें सिखा दूँ।
स्टार्ट में हमने प्लेंटिव के इंट्रोडक्शन देना है, फिर वर्सेस दे देना है, डिफेंडेंट के बारे में लिख देना है। किस तरह से लिखना है कि आपने पॉइंट 1 में पहली बहन का नाम, दूसरी पॉइंट में दूसरी बहन का नाम, फिर उसके बाद आपने इस दूसरी बहन के नाम के साथ लिखना है डॉटर ऑफ उनकी फादर का नेम, फिर कास्ट दे देनी है, फिर उसके बाद उनकी रेजिडेंसी बता देनी है, ठीक है। फिर सेम ये इनके भाई हैं, मोहम्मद मकसूद अली, मोहम्मद महमूद अली, ये दोनों इन दोनों के भाई हैं। फिर इनके साथ आपने सन ऑफ आएगा, देखो फीमेल के लिए डॉटर ऑफ आएगा, मेल के लिए सन ऑफ आएगा, और दोनों की सेम ही कास्ट और सेम ही रेजिडेंस है, ठीक है। फिर आगे आता है सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पर्सन। जो भी सूट आपने स्टार्ट पे लिखा है उसी को आपने दोबारा सेंटर में यहाँ पे लिख देना है। इस साइड पे आपने रिस्पेक्टिवली शवर्ड करके स्टार्ट कर देना है। उर्दू में हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब अली करके लिखते हैं, और इंग्लिश में हमने रिस्पेक्टफुली शवर्ड किया है, ठीक है। तो पहली लाइन में आपने वो बात बतानी है कि डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव का आपस में क्या रिश्ता है। जैसे मैं हर वीडियो में बताती होती हूँ कि जब भी प्लेंट स्टार्ट होती है या जो भी चीज़ स्टार्ट होएगी उसकी स्टार्टिंग में हमेशा रिश्ता आता है दोनों लोगों का, कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट का किस तरह का आपस में रिश्ता है, किस तरह से ये लोग इस रिश्ते में बने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, इनका क्या मसला है, ऑब्वियसली लैंड का ही मसला बन रहा है, क्योंकि आपको पोजेशन से तो पता चल गया होगा कि ये बहनों को और भाइयों का आपस में लैंड से रिलेटेड किसी बात पे लड़ाई चल रही है। तो स्टार्टिंग में ये लिखा है द प्लेंटिव एंड द डिफेंडेंट्स आर रियल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द फादर ऑफ द प्लेंटिव एंड द डिफेंडेंट डाइड ऑन 1 अगस्त 2024, द कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट इज अटैच्ड विद द सूट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो अभी मैं बना रही हूँ जो प्लेंट है, इसी के साथ उनके फादर की डेथ सर्टिफिकेट चिपका हुआ है, लाइक स्टेपल हुआ है, ठीक है। और जो प्लेंटिव और डिफेंडेंट आपस में भाई बहन है ये लोग, ठीक है। चार है ना, 2 बहनें हैं 2 भाई हैं, आपस में भाई बहन है, और उनके फादर जो है इस डेट को फोत हो गए थे, ठीक है। ये बात है आपने पार्ट 1 में बता दी। द नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें ये लिखा हुआ है that the deceased father left behind a story house whose total area is 15 marlas located at Allama Iqbal town, Gulshan Iqbal, and 5 acres agricultural land and village near Allama Iqbal town। और सेकेंड पॉइंट पे वो ये कह रहे हैं कि इनके जो फादर हैं उन्होंने 2 स्टोरी हाउस छोड़ दिया है इनके बच्चों के लिए, और ये जो मकान है ये 15 मरले का है, और साथ में 6 एकड़ की ज़मीन भी इन्होंने गाँव में छोड़ दी इनके बाबा ने। ये बात आपने सेकंड पॉइंट में लिख दी। थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है, दैट द प्लेंटिव्स एंड द डिफेंडेंट्स आर ओनली लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड फादर एंड देयर इज नो अदर लीगल हेयर्स और क्लेमेंट ऑफ द सेड हाउस एंड द एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पर थर्ड में वो ये कह रहे हैं प्लेंटिव्स दोनों बहनें कि इनके और डिफेंडेंट के अलावा कोई और इस ज़मीनों का और इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, ना ही कोई क्लेम करेगा कि ये हमें दे दें, ठीक है। कोई रिश्तेदार नहीं होगा ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। फोर्थ, that since the death of the deceased father of the plaintiffs and the defendant have occupied agricultural land and the house left by deceased father, defendants do not admit the claim of the plaintiffs to be the equal and joint share of said dispute property। फोर्थ पॉइंट पे आ गई है लड़ाई। ये असल में आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी हम प्लेंट पढ़ते हैं उसमें हमेशा जो प्लेंटिव है ना वो लड़ रहा होता है डिफेंडेंट से कि भाई उसने मेरा नुकसान कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ज़मीन ले ली, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। लेकिन जब डिफेंडेंट अपनी साइड से बोलेगा वो भी अपनी साइड लेगा और प्लेंटिव के खिलाफ बोलेगा नहीं प्लेंटिव के पास राइट नहीं था, प्लेंटिव है ऐसा क्यों किया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लेंट और चीज़ें आपस में चलेंगी। तो कहानी की तरह आपने इसको लिखना होता है, कहानी की तरह करना होता है, लेकिन कहानी की तरह नहीं ऐसे ही उठा के लिख दिया, सीक्वेंस के हिसाब से होगा। पहली लाइन में हमने क्या लिखा, हमने पहली लाइन में प्रॉपर्टी बताई और ये बताया कि दोनों आपस में भाई बहन है, प्लेंटिव और डिफेंडेंट्स, ठीक है। और साथ में ये बताया कि इनके फादर का फोतो है, ये भी बताया कि ये बता दिया। दूसरी लाइन में हमने ये बताया कि इनके फादर ने कुछ ज़मीनें छोड़ दी थी। तीसरी पॉइंट में हमने ये बताया कि जो ज़मीनें हैं और प्रॉपर्टी है, घर है, इनका कोई और मालिक नहीं है सिवाय डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव के। समझ आ गई, हमने तोड़ दिए इन पॉइंट्स को अपने जहन के हिसाब से। आप चाहो तो इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में भी लिख सकते हो, एक ही पैराग्राफ में, चाहो तो इनको तीनों को 3 पॉइंट्स में लिख सकते हो। जैसे उन्होंने पहले फादर की डेथ के बारे में बताया और दूसरे पॉइंट में उन्होंने बता दिया कि कितनी ज़मीनें छोड़ी हैं, तो तीसरे में बता दिया कि इनके अलावा कोई मालिक नहीं है, ठीक है। चौथे में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो डिफेंडेंट है ना, जो भाई हैं दोनों, वो ये कह रहे हैं उन्होंने इनकी ज़मीन, जो भी ज़मीन थी बाबा की, वो भी रख ली है और साथ में घर भी पूरा का पूरा रख लिया है, और कह रहे हैं कि आप लोगों को तो हम हिस्सा ही नहीं दे रहे बहनों को। ये बात प्लेंटिव्स ने पॉइंट 4 में कहा है। अब हम दूसरे पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। तो इसके पॉइंट 5 में ये लिखा है दैट द रिपीटेड डिमांड्स वर मेड बाय द प्लेंटिव्स टू द डिफेंडेंट्स फॉर द पार्टीशन ऑफ द सेड हाउस एंड द एग्रीकल्चरल लैंड, बट डिफेंडेंट्स फ्लैटली रिफ्यूज टू डू सो।
डू द सेम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्लेंटिव्स हैं ना, दोनों बहनें, उन्होंने भाइयों से कई दफ़ा कहा कि भाई आप हमें घर दे दें और ज़मीन भी दे दें, बट उन्होंने सीधा सीधा मुंह पे इनकार कर दिया। ये बात उन्होंने 5th पॉइंट पे कही है। 6 में क्या आ रहा है, दैट द कॉज ऑफ एक्शन रोज फर्स्टली ऑन 1 अगस्त 2024 व्हेन फादर ऑफ द प्लेंटिव्स एंड द डिफेंडेंट्स डाइड। Secondly and finally, a week ago when defendants flatly refused to admit the shares of the plaintiffs। यहाँ पे 6 पॉइंट पे ये कहा जा रहा है कि जो प्लेंटिव्स हैं, जो बहनें हैं, उन्होंने सोचा कि हम कोर्ट में जाके केस करेंगे। ये कब सोचा, कब डिसाइड हुआ? तब जब इनके फादर फौत हुए थे। कि जैसे इनके फादर फौत हुए, ऑफ कोर्स ज़मीनों की डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आ गया था, तब एक ये एक्शन अरोज़ हुआ। दूसरा पॉइंट तब हुआ जब उनके भाइयों को उन्होंने दोबारा कहा, जब बाबा फौत हो गए तो कुछ दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, तब उन्होंने दोबारा अपने भाई से कहा कि आप हमें ये ज़मीन और लैंड दे दें, ठीक है। और उनके भाइयों ने सीधा सीधा मुंह पे इनकार कर दिया कि हम नहीं देने लगे, ठीक है। तो ये आपने 6 पॉइंट में लिख देना है। 7th पॉइंट पे ये है दैट द प्लेंटिव्स एंड द डिफेंडेंट रिजाइड इन द jurisdiction of the court and the disputed property lies in the local jurisdiction of the civil court, and also cause of action arose in the local jurisdiction of the civil court, so the instance court has jurisdiction to try the suit। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्लेंटिव और डिफेंडेंट है ना, इनकी जो रेजिडेंसी है ये उसी लोकेशन पे है जहाँ पे कोर्ट मौजूद है, और जो ये ज़मीनें और जो प्रॉपर्टी हैं ये भी उसी लोकेशन में मौजूद है जहाँ पे वाक़या पेश आया, और कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो इनके केस को डील कर सकें। ये बात आपने इसके 7th पॉइंट पे लिख देनी है। और आपने देखा होगा जब भी प्लेंट्स और ये चीज़ें शुरू होती हैं, इसके हमेशा आखिरी पॉइंट से एक पॉइंट पहला वाला जो पॉइंट होता है उसमें हमेशा जुरिस्डिक्शन आती है कोर्ट्स की, जिसमें प्लेंट में हर जगह यही लिखा हुआ है कि ये जो भी केस चल रहा है ये इस जुरिस्डिक्शन में मौजूद है, कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो इस केस को डील कर सकेंगे। ये हर प्लेंट में आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमेशा फ़ीस आती होती है, ठीक है। उर्दू में भी अगर आप लिख रहे हो तो उर्दू में भी सेम ही होगा, लास्ट में फ़ीस आती है। फ़ीस से पहले जुरिस्डिक्शन आ जाएगी, जैसे मैंने पढ़ा था। वैसे ही इंग्लिश में पहले जुरिस्डिक्शन आएगी, फिर उसके बाद फ़ीस आ जाएगी। तो उसके लास्ट में लिखे दैट द वैल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पसेस ऑफ द कोर्ट फ़ी एंड जुरिस्डिक्शन 4000 विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम कोर्ट फीस। अब देखो, जो मैंने दूसरी लैंड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरा जो आपने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है दूसरी वाली, जिसमें 2 लैंड्स जुड़ी हुई थी और राइट टू वे के ऊपर बात हो रही थी ना, उसका जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट प्रेयर से पहले वाला, उसमें भी फ़ीस थी और वो 4000 वाली थी, और वो मुस्तस्ना थी, एग्जाम्ड थी। एग्जाम्ड को उर्दू में मुस्तस्ना कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो उसी की सेम वर्डिंग्स में आ गया है। देखो जो भी लैंड वाले केसेस होंगे ना, उन सब में आपने ये वाली लाइन लिखनी है, और जो मैरिज के केसेस होंगे उनमें कोई और फीस लगेगी, ठीक है, उनका कुछ और तरीका होगा एंड वाला। याद रखना, जुरिस्डिक्शन वाली लाइन सबकी सेम होगी, स्टार्टिंग सबकी सेम होगी इंग्लिश में और उर्दू में, ठीक है। लेकिन जो ये एंड वाली लाइन होती है ना, इसमें पैसा और कोर्ट फीस आ जाती है, ये सबकी चेंज होगी। तो जहाँ पे लैंड्स आती है, लैंड्स की एंड वाली लाइन में 4000 इस तरह से लिखा है और एग्जाम्प्ट हो जाती है या मुस्तस्ना हो जाती है। और अगर आप मैरिज और मेंटेनेंस या किसी और के ऊपर बना रहे हो, प्लीडिंग कर रहे हो, प्लेंट बना रहे हो, उनकी एंड वाली लाइन बस थोड़ी सी चेंज होगी फीस वाली, बाकी सारा उनका सेम ही होता है, ठीक है। प्रेयर में आप क्या मांग रहे हो, आप कोर्ट से क्या डिमांड कर रहे हो? जाहिर ही बात है, आप लोगों को ऑब्वियसली दिख गया होगा ना, बहनें अपनी ज़मीनें मांग रही हैं, वो चीज़ें आपने इसके प्लेट में प्रेयर में लिख देनी। इसमें लिखा है इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेयर टू दी ऑनरेबल कोर्ट दैट। प्रेयर मीन्स कि वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने इस ऊपर वाली बातों में कहा था, तो मैं ये डिमांड कर रहा हूँ या डिमांड कर रहे हैं इस कोर्ट से, ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। इसमें क्या लिखा है, इसमें 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला पॉइंट है अ डिग्री फॉर दी पार्टीशन ऑफ द जॉइंट, डिग्री फॉर द, क्या लिखा हुआ है, पोर्शन लिखा है, आई थिंक आई डिड स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे कर दी है। डिग्री फॉर द पार्टीशन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिव्स एंड द डिफेंडेंट्स में काइंडली बी पास्ड बाय डिवाइडिंग स्टेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे बेसिकली जो बहनें हैं ना, वो कोर्ट से ये डिमांड कर रही हैं कि जो ये लैंड है जिनका हमने बताया, प्लीज़ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आधा भाई ले लें, आधा बहनें ले लें। ये बात वो ये कह रही हैं। दूसरा पॉइंट, हैवी कॉस्ट में ऑल्सो भी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिव। वो प्लेंटिव्स जो दोनों बहनें हैं वो ये कह रही हैं कि जो भी उनकी फ़ीस इस कोर्ट पे और इस प्लेन को बनाने में जो पैसे लगे हैं वो भी इनको दिए जाएँ। उसके अलावा एनी अदर रिलीफ डीम पॉसिबल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट में ऑल्सो भी ग्रांटेड। और ये जो बहनें हैं ये भी कह रही हैं कि जो भी ये कोर्ट एक्स्ट्रा कुछ हमें देना चाह रही है, मुनासिब समझती है, तो वो भी दे सकती हैं। और एंड पे आपने बिल्कुल इस साइड पे, राइट साइड पे, आपने जो है प्लेंटिव्स के नाम
लिख देने हैं और उस लॉयर का नाम लिख देना है जिसने इस प्लेंट को बनाया। यहाँ पे हमने रुखसाना बीवी वर्सेस शबाना बीवी जिनका हमने स्टार्ट में लिखा था, एंड पे आपने थ्रू कौंसल लिख देना है, ये बोल्ड मार्कर से होगा। यहाँ पे आपने उस एडवोकेट का नाम लिख देना है, यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया और साइन भी ये मैंने खुद से रैंडम से साइन किया है, जो आप करना चाहो कर सकते, नहीं तो इस साइन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कई सारे लॉयर्स कहते हैं कि साइन करना चाहिए, कहीं कहते हैं नहीं करना चाहिए, कहीं बेचारों को ये भी नहीं पता कि ये पैटर्न होता क्या है, बट मैंने इस पर साइन किया हुआ है एडवोकेट का। आप चाहो आप भी करो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। फिर इसके एंड वाली लाइन में वेरिफिकेशन आती है वो, और वेरिफिकेशन का पार्ट इसलिए ज़रूरी होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एडवोकेट ने पीछे साइन कर दिया है और उस प्लेंटिव ने साइन नहीं किया, तो बाज़ औक़ात कोई भी गलती होगी तो उसमें वकील फंस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने लाजमी उस बंदे का साइन और वेरिफिकेशन लेनी होती है जो आपसे प्लेंट बनवा रहा है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में ये होता है कि वेरीफाई और नो द लॉ ऑन दिस डेट द कंटेंट ऑफ पारा 1 and 5 are correct to the best of my knowledge and remaining of the para 6 and 8 are true to the best of my information and belief। ये कौन एडमिट कर रहा है? वो दोनों प्लेंटिव्स एडमिट कर रही हैं इस पे कि जो भी हमने इस पारे में इस पारे में ये लिखा है सही था, और इससे एंड वाले पारों में जो बातें लिखी थी वो भी ठीक थी, और उस डेट को भी आपने मेंशन कर देना जिस डेट पे ये सारा कुछ हुआ, इंसिडेंट अकर हुआ, ठीक है। और एंड पे फिर उन दोनों प्लेंटिव्स का सिग्नेचर भी ले लेना है, ठीक है। इस तरह से ये प्लेंट ख़त्म हो रही है। अब हम इसकी रिटन स्टेटमेंट शुरू करने लगे हैं, ठीक है। दूसरी वीडियो आप देखिएगा रिटन स्टेटमेंट के लिए कि हम डिफेंडेंट्स ने यानी कि भाइयों ने आगे से क्या जवाब दिया।